हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 9। इससे पहले इस कहानी के 8 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो सारे भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था सामिया और प्रिंस दोनों ही एक पार्क में मिलते हैं, जहां वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर माही ने अतुल अग्निहोत्री के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली हैं और उसने फैसला किया है कि वो जल्द अतुल अग्निहोत्री से प्रिंस के इलाज के लिए बात करेगी। जहां उसने मिष्टी से बात करी इस बारे में, तो मिष्टी उससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अब देखते हैं आगे। सामिया अयांश से बोलती है कि वो प्रिंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी, मगर अयांश बोलता है कि बहुत ही मुश्किल है बेबी, क्योंकि आपके डैडी और चाचू तो किसी भी लड़के को आपके पास तक नहीं आने देते। तो इस लड़के का भी कोई चांस नहीं है कि इसको आपका फ्रेंड बनने देंगे। तभी सामिया ने जैसे ही अयांश की ये बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गईं और फिर उसने मुंह फुलाकर कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं चाचू? मैं डैडी और चाचू दोनों से ही लड़ाई करूंगी, लेकिन उस लड़के को ज़रूर फ्रेंडशिप करूंगी, उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगी, क्योंकि वो गुड बॉय है और हम दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे मेरे पास मम्मा नहीं है, वैसे उसके पास डैडी नहीं है। जैसे ही अयांश ने ये सुना, वो चलते चलते रुक गया और फिर सामिया से बोला, क्या तुम दोनों ने सारी बातें भी कर ली? उसके जवाब में सामिया ने प्राउड में कहा, सामिया बहुत समझदार है, उसने प्रिंस से सारी बातें पूछ ली हैं, इसीलिए हम दोनों फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं और मैं प्रिंस को कल घर पर भी इनवाइट करूंगी, जिससे हम सभी एक साथ अच्छे से खेल सकें और अच्छे से फ्रेंड बन सकें। अयांश सामिया को लेकर कार में बैठ गया और फिर बोला, आई होप तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए और तुम्हारे चाचू और डैडी इस बात के लिए राज़ी हो जाएं। ये सुनकर सामिया का मुंह बन गया और फिर कुछ ही देर में वो लोग वहां से निकल गए। इधर कशिश टैक्सी से अपार्टमेंट पहुंची। प्रिंस तब तक कशिश की गोद में ही सो चुका था। कशिश प्रिंस को लेकर इधर अंदर की तरफ गई, तो अंदर जब उसने देखा कि हॉल में मिष्टी बैठी हुई थी, तभी मिष्टी ने जब प्रिंस को कशिश की गोद में देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसने ना समझी में कहा, प्रिंस को क्या हुआ है, ये ठीक तो है ना? तभी कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली में ये आज काफ़ी ज़्यादा खेला था, इसीलिए थोड़ा सा थक गया है और वैसे भी ये अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, इसीलिए बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी थक जाता है। पर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्दी ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छे से खेलेगा। तभी मिष्टी ये सुनकर मायूसी के साथ बोलती है कि झूठा दिलासा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है जब तक इसका असली इलाज नहीं होगा तब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा और हमेशा ऐसे ही रहेगा, ना ही ये बाकी बच्चों की तरह स्ट्रांग हो पाएगा। इसीलिए मैं इसे हमेशा ऐसे झूठे दिलासा दिया करती हूँ कि ये मेरा स्ट्रांग बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। मेरा मासूम सा प्रिंस खुद को यही समझता भी है। ये कहते कहते मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। कशिश को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था उसकी ये बात सुनकर। उसने प्यार से प्रिंस को देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन देखना आपका बेटा प्रिंस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनेगा। यह सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी और बोली, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा पावरफुल बने। तभी फिर मिष्टी अपनी जगह से उठी और फिर प्रिंस को अपनी गोद में लेते हुए बोली, लाओ इसे मुझे दे दो, मैं सुला देती हूँ, अब तुम भी जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, तुम सुबह से इसको लेकर गई थी ना पार्क। ये कहकर वो प्रिंस को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर कशिश गेस्ट रूम की तरफ चली गई। मिष्टी जब प्रिंस को बेड पर सुला रही थी, तो वहाँ से वो आने के टाइम पर तभी प्रिंस ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर मिष्टी थोड़ा सा रुक गई और ना समझी में प्रिंस को देखने लगी। तभी प्रिंस ने धीरे से नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास डैडी नहीं है, तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, हम दोनों सेम हैं। ये सुनते ही मिष्टी थोड़ा सा हैरान हो गई और फिर हैरानी के साथ बोलती है कि ये नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये किसके बारे में बोल रहा है? तभी मिष्टी ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, प्रिंस बेटा आप ये क्या बोल रहे हो? क्या आप नींद में बात कर रहे हो? लेकिन प्रिंस वापस से गहरी नींद में चला गया। ये देखकर मिष्टी ने खुद से कहा, थैंक गॉड कि ये नींद में बोल रहा था, वरना जब ये डैडी का नाम अपने मुंह से निकालता है ना, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है। ना जाने मेरे दिमाग में क्या क्या आने लगता है। और अब तो हम दुबई में
एक ही शहर में रहकर अतुल अग्निहोत्री से उनके बेटे को छुपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है होगा मेरे लिए। और ऊपर से माही भी मुझे बेवजह की जिद कर रही है। उसे क्या लगता है अगर मैंने अतुल अग्निहोत्री से गलती से भी बता दिया कि उसका बेटा एक है और जिसे लेकर मैं 5 साल पहले यहाँ से चली गई थी, तो वो कभी मुझे सुकून से जीने देगा? ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वो तो मुझे मार डालेगा और मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लेगा। ये सब सोचते हुए मिष्टी ने गहरी सांस लिया और फिर प्रिंस के माथे पर एक किस करके बोली, बस किसी तरह से अब मेरा प्रिंस बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद मैं इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। मैं ना तो अतुल अग्निहोत्री की परछाई इस पे पड़ने दूंगी और ना ही मैं उसे पता लगने दूंगी कि ये कहते ही कहते वो रूम से बाहर निकल आई। इधर कशिश फ्रेश होकर वापस हॉल में आई और उसने मिष्टी को देखते हुए कहा, मैम मैं अपने हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपको कोई भी काम होगा तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सिर हिला दिया और फिर कशिश वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी मिष्टी कशिश को देखते हुए उसे कुछ याद आया और फिर वो कशिश को रोकते हुए बोली, कशिश मुझे माही बता रही थी कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हें एक लड़का परेशान कर रहा था। कौन था वो लड़का? क्या वो तुम्हें हर रोज़ परेशान करता है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए पुलिस कंप्लेंट कर सकती हूँ। इस तरह से तुम किसी की भी टॉर्चर को बर्दाश्त मत करो। उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। कशिश काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं मैम, आपको पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही है आवारा लड़का, बस बेवजह मुझे परेशान कर दिया था। अब वो मुझे परेशान नहीं करता है, मुझे इसकी आदत हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। ये कहकर वो बिना आगे मिष्टी की कोई भी बात सुने वहाँ से चली गई। मिष्टी को भी बहुत ही अजीब लगा। वो अपने कंधे उचकाते हुए बोली, कशिश ऐसे अजीब से बिहेव क्यों कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी ज़िंदगी होती है और सब उसे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ये कहते हुए, ये सब सोचते हुए वो वापस से आई और सोफे पर आकर बैठ गई। तभी मिष्टी का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर उसने जैसे ही रूही का नाम देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल पिक किया तो उधर से रूही थोड़ा गुस्से में खिसियाते हुए बोली, आई डोंट बिलीव इट कि तुम दुबई आ गई हो और तुम दुबई में ही हो। मुझे बताया भी नहीं तुमने। अगर माही ने मुझे इसके बारे में ना बताया होता तो मुझे पता भी ना चला होता कि मैं अभी के अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ पर हो तुम? मुझे अपना एड्रेस दो। ये सुनते ही मिष्टी ने उसे संभालते हुए कहा, रूही हम पूरे 5 साल बाद मिलेंगे, इसीलिए तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझसे मिलने के लिए। लेकिन तुम अभी यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि अभी अभी हम यहाँ पर सेटल हुए हैं, तो मुझे भी यहाँ का एड्रेस देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बाकी तुम कहाँ हो? तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पर तुमसे मिलने आ जाऊँगी। ये सुनकर रूही ने कहा, तुमने मेरे नाम पर अपनी कंपनी छोड़ दी थी ना, तो बस मैं तुम्हारी कंपनी को ही संभाल रही हूँ। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तुमने अपनी इतनी बड़ी कंपनी को मेरे हवाले छोड़ दिया और तुमने वापस से मुड़कर भी मुझसे नहीं पूछा कि उस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है मुझे आज 5 सालों में, बल्कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा था। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये सब कुछ तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगी। ब्लैक ब्यूटी कंपनी की मालकिन तुम हमेशा से थी और तुम ही रहोगी। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम बस यहाँ आ जाओ। मैं यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी, वहीं पर मैं तुमसे मिलूँगी। फिर सारी बातें सुनकर मिष्टी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, मैं तुमसे अभी मिलने आ रही हूँ। जिसके बाद वो अपनी जगह से उठी और फिर उसने खुद से कहा, मैं साक्षी को कॉल करके बुला लेती हूँ, वो प्रिंस का ख्याल रखेगी। तब तक मैं जल्दी से रूही से मिलकर आ जाऊँगी क्योंकि उससे मिलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर वो वहाँ से कुछ ही देर में बाहर चली गई। इधर दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑफिस के बाहर माही मुस्कुराते हुए निकली और उसने मिस्टर गुप्ता से बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, आपने मेरे लिए बीते वक्त में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँगी ना उतना कम है। तभी मिस्टर गुप्ता आगे बढ़े और उसे हक कर लिया। माही अपनी जगह पर ही रुक गई और दूसरे ही पल वो उसने
उन्हें अलग करते हुए थोड़ा हिचकिचाकर बोली, शायद अब मुझे जाना चाहिए। तभी मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, माही, मैंने तुम्हें मिस किया था बहुत ही ज़्यादा। फाइनली अब तुम जब 5 साल बाद वापस आ गई हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से कम बैक करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री तुम्हें चाहती है। तुम अभी तक इंटरनेशनल मूवीज़ ही कर रही हो, पर अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर भी कुछ फिल्म साइन करो, क्योंकि अब एक बार तुम यहाँ पर आ गई ना तो तुम सबसे टॉप पर पहुँच जाओगी, जो कि तुम अभी भी हो। ये सारी बातें सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इस वक्त मैं यहाँ पर अपने भांजे के इलाज के लिए आई हूँ। तो अभी दुबई में मेरा रहने का कोई भी प्लान नहीं है। मैं कुछ महीनों में वापस मुंबई चली जाऊंगी, इसीलिए अभी के लिए आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत लगाइए और मैं अपनी दी और भांजे को कल शाम डिनर पर आपके घर लेकर आऊंगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर माही वहाँ से रोड की तरफ आ गई। वो आसपास देखने लगी, वहाँ उसे कोई भी टैक्सी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ी लंबी सी कार आकर रुकी। उस कार को देखकर अचानक से माही का दिल उसके मुंह में आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर वो तुरंत शॉक होकर बोली, ये कार किसकी है? अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी उस कार की विंडो डाउन हुआ और फिर ड्राइवर माही को देखते हुए बोला, मैडम, आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? तो इस कार के अंदर जब माही ने ड्राइवर को देखा तो वो दूसरे ही पल कुछ शांत हो गई और फिर तुरंत आगे जाते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वो कार वापस से उसका पीछा करने लगी। ये देखकर माही के चेहरे पर पसीने आने लगे। उसने खुद से कहा, ये मेरा पीछा क्यों कर रही है और ये अचानक से यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे नहीं पता चल सकता कि मैं दुबई में वापस आ चुकी हूँ। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसे पता भी चलेगा ना तो उसने ही कहा था कि उसका मुझ पे कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उसका इंटरेस्ट होता तो वो 5 साल तक मुझे ढूंढने की कोशिश करता। मैं फालतू की बातें सोच रही हूँ। अभी वो ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने फिर से आवाज़ दी, मैडम, थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी, इसीलिए आप कार में आ जाइए। मैं आपको आपके अपार्टमेंट में छोड़ दूँगा। अपार्टमेंट का जिक्र ड्राइवर के मुंह से सुनते ही माही पूरी तरह से शॉक हो गई। दूसरे ही पल उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और हिम्मत के साथ ड्राइवर की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ? ये सुनकर ड्राइवर अजीब तरीके से बोला, मैडम, हमें तो सब पता है, बारिश होने वाली है, आप कार में आ जाइए, हम आपको आपके घर सही सलामत छोड़ देंगे। ये सब सुनकर माही ने गुस्से के साथ कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, चले जाइए यहाँ से। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। बारिश देखकर माही तुरंत इधर उधर देखते हुए बोली, ओ गॉड, अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं बारिश में भीग गई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी दुबई आने के बाद मुझे कोल्ड हो गया है। तभी ड्राइवर अम्ब्रेला लेकर बाहर निकला और वो माही के सिर पर अम्ब्रेला रखते हुए बोला, मैडम, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आप कार में आ जाइए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। ये सुनकर माही गुस्से के साथ बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है और किसने भेजा है आपको यहाँ पर? देखो, मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बताओ ना कि आपके बॉस ने भेजा है ना यहाँ पर? आपको ये सुनते ही ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, मैं एक नौकर हूँ और जाहिर तौर पर एक नौकर को उसका बॉस ही ऐसे काम करने के लिए बोल सकता है। ये सुनकर माही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो शॉक हो गई और शॉक होकर ड्राइवर को देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसके आदमी हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें? तभी वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आपको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे परमिशन दिया है कि मैं आपको छूऊं तक नहीं। इसीलिए अगर आप कार में बैठने के लिए राज़ी नहीं होंगी तो मैं आपके साथ रोज़ ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बैठना तो मैं आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन आप ही देखिए, बारिश हो रही है और दुबई की बारिश का कोई भी अता पता नहीं होता है, इसलिए आप ठंड से बचने के लिए मेरी कार में आ सकती हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको आपके सीधे घर छोड़ दूँगा। ये सब सुनकर माही ने गुस्से के साथ कहा, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है।
मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें किसने भेजा है और अपने बॉस से जाकर कह देना कि माही ठाकुर अभी इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि मुझे उसकी मदद लेनी पड़ी। ये कहते हुए वह वहाँ से भागती हुई दूसरी तरफ जाने लगी। इधर वो ड्राइवर ये सब कुछ खड़ा हुआ देखता रहा। माही रोड के दूसरी तरफ आई तो वहाँ पर एक टैक्सी रुकी हुई थी। माही तुरंत उस टैक्सी के अंदर बैठ गई और अंदर बैठते ही वो टैक्सी वाला वहाँ से निकल गया। इधर माही का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से बोली, मलंग, मलंग ऐसे कैसे कर सकता है? क्या उसे पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये ड्राइवर मलंग का ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि मलंग मुझ पर नज़र रखवा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर उसे बहुत ही जल्द उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर रहती हूँ और किस लिए आई हूँ। तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा जो हमने सोच रखा है। नहीं, वो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर शायद अतुल अग्निहोत्री भी प्रिंस को पाने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, मुझे अब बहुत ही सावधान रहना होगा। मुझे सब कुछ अच्छे से करना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए उसने गुस्से से गहरी सांस ली और बोली, अब मैं वो करूँगी जो मैं करने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं अब जल्द से जल्द प्रिंस का इलाज करवाऊँगी और यहाँ से दूर चली जाऊँगी। फिर से मुंबई चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर रही तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 साल पहले वाला सीन मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ। तभी कुछ देर में टैक्सी उसके अपार्टमेंट के बाहर रुकी। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। माही जल्दबाजी के साथ टैक्सी से बाहर निकली और वो पैसे देकर सीधा अंदर की तरफ चली गई। वो जब अंदर आई तो उसने देखा कि इस वक्त साक्षी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। ये देखकर माही ने उससे कहा, साक्षी तुम यहाँ पर? क्या मिष्टी दी कहीं बाहर गई हैं? वो घर पर नहीं है। इसके जवाब में उसने टीवी बंद किया और बोली, हाँ, उन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ पर प्रेस के देखभाल करने के लिए बुला लिया था। वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई हैं, शायद वो कुछ देर में वापस आ जाएंगी। तभी साक्षी ने माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैम, मैम आप काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई लग रही हैं। प्लीज़ आपको जल्दी से चेंज कर लेना चाहिए था। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना देती हूँ। ये सुनकर माही ने मना करते हुए कहा, नहीं थैंक यू सो मच, मगर तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है और वैसे तुम काफ़ी टाइम से यहाँ पर होगी। ये सुनकर साक्षी ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मैम, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप जाकर फ्रेश हो जाइए प्लीज़। ये सुनकर माही ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया साक्षी को और वो कमरे में चली गई। माही जब चेंज करके प्रिंस के रूम की तरफ आई तो उसने देखा कि प्रिंस इस वक्त कसमसा रहा था। ये देखकर माही प्रिंस के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, प्रिंस क्या आपकी नींद पूरी हो गई है? तभी प्रिंस की आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो टुकुर टुकुर अपनी आंखों से माही को देखने लगा और बोला, मासी, मासी आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था बेटा, पर अभी चलो हम दोनों साथ में स्नैक्स खाते हैं। ये कहकर उसने अपनी गोद में उठा लिया और फिर वो उसे लेकर बाहर लेकर आ गई हॉल में। तभी साक्षी ने कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स टेबल पर बनाकर रख दिया था और वो वहाँ से चली गई थी। तभी प्रिंस माही के साथ हॉल में आया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। माही कॉफ़ी पीते हुए प्रिंस को स्नैक्स खिलाने लगी। तभी प्रिंस ने एक एक्साइटमेंट के साथ कहा, आज मैंने अपनी कशिश फ्रेंड के साथ बहुत मस्ती किया। तभी माही ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपको उनका ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। वो तो आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ना, तो आपको उन्हें आंटी कहना चाहिए या फिर दीदी कहना चाहिए। ये सुनकर प्रिंस ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो कशिश फ्रेंड है, मैं उन्हें आंटी नहीं कहूँगा। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आपको जो समझ आए वो आप उन्हें कहना, ओके। जिसके बाद फिर माही कॉफ़ी पीने लगी और अपने फ़ोन में स्क्रॉल करने लगी। तभी प्रिंस सोफे से उठकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों छोटी छोटी आर्म्स को ऊपर उठाते हुए बोला, मासी, क्या मैं स्ट्रॉन्ग बॉय बन चुका हूँ? क्या मैं अपनी दूसरी फ्रेंड सामिया को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? दूसरी फ्रेंड सामिया का नाम सुनकर माही के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो नासमझी में प्रिंस की तरफ देखकर बोली, क्या, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी आपकी दूसरी फ्रेंड? इसके जवाब में प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी दूसरी फ्रेंड सामिया की बात कर रहा हूँ।
वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मासी, पर उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। पर मैं क्या स्ट्रांग हूँ? तभी ये सुनकर माही ने उसे वापस से अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से बोली, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो बेटा, और आप सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या ये फ्रेंड आज आपकी पार्क में बनी है? पहली बार मैंने आपके मुंह से बेस्ट फ्रेंड का नाम सुना है। इसके पहले कभी भी कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बना है। ये सुनकर प्रिंस ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि हम दोनों बिल्कुल सेम है ना। उसके पास मम्मा नहीं है और मेरे पास डैडी नहीं है, इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से माही के पूरे भाव बदल गए और वो हैरानी के साथ बोली, क्या ये आप क्या कह रहे हो? उस छोटी सी बच्ची की मम्मा नहीं है? इसके जवाब में दूसरे ही पल प्रिंस ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी मम्मा नहीं है मासी, और मेरे डैडी नहीं है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सब सुनकर अब माही ने कुछ सोचते हुए कहा, कितनी अजीब बात है, जहाँ किसी के मम्मा नहीं है तो किसी की डैड नहीं है। बहुत ही अजीब बात है। ये कहकर माही मुस्कुराई और फिर प्रिंस से बोली, अगर ऐसी बात है तो आप उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना, और हाँ, उससे कभी भी आप दोस्ती मत तोड़ना। वो ज़रूर एक दिन आपकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। ये सुनकर प्रिंस के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने भी अपना सिर हिला दिया और फिर माही वापस से फ़ोन में स्क्रॉल करने लगी। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो सब बातें चल रही थी। वो कार वाली बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। इसीलिए मन ही मन माही ने कहा, क्या वाकई में वो मलंग का ड्राइवर था? लेकिन अगर वो मलंग का ड्राइवर होता, मलंग को मेरे बारे में पता चल चुका होता, तो वो डायरेक्ट मेरे पास आता जैसे वो पहले किया करता था। वो मुझे स्टॉक किया करता था और मुझे अंधेरे में ही परेशान किया करता था। पर अगर वो मलंग का ड्राइवर नहीं था, तो फिर वो किसका ड्राइवर था? यहाँ कौन सा मेरा दुश्मन आ गया है? 5 साल पहले जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा कोई भी दुश्मन नहीं था सिवाय मलंग के। पर मलंग ने भी मुझे 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। पर अब कौन सा इंसान आ गया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन है जो मुझसे दुश्मनी निकालना चाहता है? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी यहाँ किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है। यहाँ कहते कहते माही शुरू से आज तक की सारी बातें सोचने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में आयांश का जिक्र आया। तभी उसने अपने मन में सोचते हुए हैरानी के साथ कहा, कहीं कहीं वो लड़का तो नहीं जो उस दिन मुझे अपार्टमेंट के बाहर मिला था और वो कशिश के साथ बदतमीज़ी कर रहा था? हाँ, मुझे लगता है कि शायद वो वही हो सकता है। लेकिन वो इस तरह से क्यों करेगा? मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ एक कैफ़े के बाहर टैक्सी आकर रुकी। मिष्टी टैक्सी से बाहर निकली और वो सीधे कैफ़े के अंदर जाने लगी। वो अंदर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे एक बेचैनी सी महसूस हुई और वो वहाँ एक हलचल हुई। उस हलचल को महसूस करते हुए वे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ी और वहाँ कुछ गार्ड्स अंदर की तरफ आ रहे थे। उन गार्ड्स को देखते ही अचानक से मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर तभी अचानक से उसकी नज़र उन गार्ड्स के बीच अंदर आ रहे एक इंसान पर पड़ी। उस इंसान को देखते ही मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शॉक होकर खुद से बोली, ओ नो। ये कहते हुए वो दूसरे ही पल तुरंत वहाँ के एक पिलर को देखकर उस पिलर के पास जाकर छुपकर खड़ी हो गई और इस वक्त उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था उस इंसान को देखकर। वो बस एक टक गार्डों के बीच अतुल को अंदर आते हुए देख रही थी। आज पूरे 5 साल बाद वो अतुल को अपनी नज़रों के सामने देख रही थी। उसकी आंखों से अचानक आंसू झलक उठे और वो ऊपर से नीचे तक बस अतुल को ही देखती रह गई। अतुल के एक्सप्रेशंस अभी भी गहरे थे। वो अंदर की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बढ़ गया। पर जब वो अंदर गेट पर पहुंचा तो उसके कदम अचानक से रुक गए और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। दूसरे ही पल असिस्टेंट उसे देख ही रहा था। तभी मिष्टी तुरंत पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और अपनी सीने पर हाथ रखते हुए गहरी गहरी सांस लेकर बोली, ओ गॉड, मुझे क्या हो रहा है? मैं अभी इसके सामने चली जाती, ये सही नहीं है। अतुल को रुका हुआ देखकर असिस्टेंट ने नासमझी में कहा, क्या हुआ बॉस, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? अतुल ने अपने होंठों को चबाते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे आई है, क्या तुम वापस आ गई हो? असिस्टेंट ने नासमझी में बोला, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं?
हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप किस खुशबू की बात कर रहे हैं। तभी आप अंदर जाएंगे या नहीं, तभी अतुल ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। माही ने प्रिंस को देखकर कहा, अब आप सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, आपकी मॉम को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सुनकर प्रिंस ने मुंह फुलाकर कहा, आपने अभी तक मुझसे प्रॉमिस नहीं किया है मासी, आप मुझे कल मॉल लेकर जाओगी और वहाँ मैं खूब सारे गेम खेलूँगा। ये सुनकर माही ने मना करते हुए कहा, बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कल मेरे पास टाइम नहीं है, कल आपको हॉस्पिटल भी जाना है। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे फिर मॉल चलेंगे और आप आराम से गेम खेल लेना। लेकिन प्रिंस ने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे कल के कल ही वहाँ पर जाना है और गेम खेलना है। आप इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकती मासी। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे। उसके जवाब में प्रिंस ने उसे घूरते हुए देखकर जिद करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी माही ने कहा, ओके ओके, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मॉल लेकर चलूँगी, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाने में आप बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रिंस ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और बोला, मासी यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट मासी। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा तो आप अब जाकर सो जाओ। उसके बाद प्रिंस कुछ ही देर में सो गया और उसके सो जाने के बाद माही वापस रूम में बाहर निकली ही थी कि तभी डोर बेल बजने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। इतनी रात में कौन डोर बेल बजा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट भाग। तो गाइस, अब देख चुके हैं आप कैसे मिष्टी और अतुल का आमना सामना बहुत ही जल्द होने वाला है। और क्या कल मिष्टी के साथ साथ माही और मलंग का भी आमना सामना हो जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट भाग। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अब ये कहानी, तो प्लीज़ इस कहानी को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरे पार्ट्स ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।